ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शोषण 1600 1000 8057 व्यापार से सत्ता तक की एक काली दास्तान। सन 1600 यूरोप में व्यापार के विस्तार की होड़ लगी हुई थी। समुद्रों के रास्ते नए बाजारों की तलाश में निकली ताकतें भारत को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रही थीं। इसी दौर में इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार की अनुमति लेने के बहाने पहुंची। लेकिन यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह एक लंबी रणनीति की शुरुआत थी। भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाने की योजना। व्यापार का बहाना, सत्ता की भूख। 1657 शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट जहांगीर से केवल व्यापार की अनुमति ली थी। उनके अफसरों ने झुककर सलाम किया और भारत की समृद्ध संस्कृति से प्रभावित होने का दिखावा किया। उन्होंने भारत में कपड़ा, मसाले और चाय का व्यापार शुरू किया। परंतु जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि कंपनी का मकसद केवल व्यापार नहीं है। जैसे जैसे कंपनी ने अपने किले बनाए, सेनाएं तैनात की और स्थानीय राजाओं से विशेष अधिकार मांगे, एक व्यापारी संस्था धीरे धीरे एक छिपे हुए साम्राज्य की नींव रख रही थी। प्लासी की लड़ाई, गद्दारी से मिली सत्ता। 1757 सन 1757 में बंगाल की प्लासी की लड़ाई ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की बढ़ती गतिविधियों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर उसके खिलाफ कर दिया। युद्ध में सिराजुद्दौला की हार और हत्या हुई और जीत मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को। यह भारत के पहले क्षेत्रीय सत्ता हस्तांतरण का क्षण था, तलवार से नहीं, गद्दारी और चालबाजी से। इसके बाद बंगाल, जो भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था, कंपनी का पहला उपनिवेश बन गया। कठपुतली राजा और असली शासक। अब भारत के अनेक नवाब और राजा केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। असली सत्ता कंपनी के हाथों में थी। वे राजा जो कभी लाखों सैनिकों की सेना रखते थे, अब अपने ही दरबार में अंग्रेज अफसरों के इशारों पर चलते थे। निर्णय वही होते जो कंपनी को मुनाफा दे, प्रशासन वही चलता जो इंग्लैंड को फायदा पहुंचाए। भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था अब विदेशी व्यापारियों के हित में बदल दी गई थी। बंगाल अकाल 1770, जब भूख एक हथियार बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे अमानवीय चेहरा 1770 में दिखाई दिया। बंगाल के भयानक अकाल में बंगाल, जो कभी चावल, गन्ना और अन्य फसलों का प्रमुख क्षेत्र था, वहां कंपनी ने भारी कर, टैक्सेस लागू कर दिए। किसानों से जबरन वसूली की गई, चाहे फसल हो या नहीं। जब मानसून असफल रहा और फसलें बर्बाद हुई, किसानों के पास ना अन्न था ना पैसा, लेकिन कंपनी ने टैक्स माफ नहीं किया। लोग भूख से तड़पते रहे, मरते रहे, पर कर देना जरूरी था। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1 करोड़ लोग इस अकाल में मारे गए। हाँ, 1 करोड़। यह वो समय था जब एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तलवार से नहीं, भूख और करों से हत्या की। पर क्या इस भीषण त्रासदी के बाद कंपनी ने सीख ली? नहीं, बल्कि लाभ, प्रॉफिट के आंकड़े उस साल और बढ़ गए। शोषण का सुनियोजित तंत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक ऐसा आर्थिक ढांचा खड़ा किया जिसमें भारत कच्चा माल दे रहा था, कपास, चाय, अफीम। इंग्लैंड तैयार माल भारत में बेच रहा था। भारतीय उद्योग जैसे हथकरघा, बुनाई, धातु शिल्प जानबूझकर नष्ट कर दिए गए। किसानों को नकदी फसलों जैसे नील, अफीम के लिए मजबूर किया गया, जिससे वो भोजन उगाना ही भूल गए। इस आर्थिक शोषण का नतीजा था कि भारत, जो एक समय दुनिया की अर्थव्यवस्था का 20% था, धीरे धीरे गरीबी और भुखमरी का शिकार हो गया। न्याय नहीं, केवल लूट। ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून केवल कंपनी के फायदे के लिए था। भारतीयों को अंग्रेजी अदालतों में न न्याय मिलता था, न सम्मान। भ्रष्टाचार चरम पर था और ब्रिटिश अफसर भारत से इतनी दौलत लूटकर इंग्लैंड लौटते थे कि उन्हें नवाब कहा जाने लगा। आखिरकार क्रांति की चिंगारी 1857। 100 साल तक ये शोषण चलता रहा, लेकिन अत्याचार कभी स्थायी नहीं होता। जब बर्दाश्त की हद पार हुई, जब धर्म, संस्कृति, सम्मान सबका अपमान हुआ, तब 1857 में पहली बार भारत फूटा। 1857 की क्रांति कंपनी के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। हालांकि ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने एक संदेश दे दिया, अब भारत चुप नहीं रहेगा। निष्कर्ष, इतिहास का सबसे खतरनाक व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास यह दिखाता है कि कैसे व्यापार के नाम पर पूरी सभ्यता को गुलाम बनाया जा सकता है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह एक सत्ता, लोलुप, क्रूर, लालची तंत्र था जिसने भारत की आत्मा को शोषण, भूख और धोखे से तोड़ दिया। और इसीलिए हमें आज भी यह याद रखना चाहिए, जो इतिहास भूल जाते हैं वे उसे दोहराने को मजबूर होते हैं।